तो आज पढ़ेंगे हम लोग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में। ये क्या हो रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। मतलब नॉर्मली कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई मैटर आता है, तो आप अपना केस कहाँ पे लेकर जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, इधर हम लोग एडीआर के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वो ये कहता है कि अगर आपका कोई मामला आता है तो आपको कोर्ट ना जाने की बजाय अगर आप लोग कहीं और भी जा सकते हैं। जैसे आप आर्बिट्रेशन चूज कर सकते हैं, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सारी चीजें चूज कर सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट एक्चुअली यही है इन सब चीजों के बारे में। लोक अदालत भी एक तरीके का एडीआर है। तो ये जो सारे एडीआर हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जब कोर्ट्स अवेलेबल है तो हम इधर जाए क्यों। वजह ये है कि देखो, जो कोर्ट है उसके पास बहुत से मामले पेंडिंग है। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेनन है, हर जगह ये इशू है। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो कोई आपका छोटा सा ऑफेंस है, कंपनी से रिलेटेड छोटी बहुत कोई बातचीत है, या फिर मतलब ऐसे छोटा सा सिविल केस है या पेटी क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट में जाके इतने साल इंतजार करने की बजाय आप क्या करोगे, ये जो इतने सारे मेथड्स है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, इधर कहीं चले जाओ, आपका मामला जो है जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है अगर मामला सुनने में देर होता है तो जस्टिस नहीं दिया जाता, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यही वजह है कि ये एडीआर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडीआर है तो मतलब अगर हमने एडीआर चूज कर लिया तो क्या कोर्ट गया? नहीं, कोर्ट हमेशा खड़ा है आपके लिए। एडीआर जो इसका आप नाम देखो क्या लिखा है, अल्टरनेटिव, मतलब ये कोर्ट का अल्टरनेटिव है। ठीक है, ये खुद कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट का सब्सटीट्यूट नहीं है, ये कोर्ट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये कोर्ट के बाहर की रेमेडी है। कोर्ट तो कोर्ट की जगह सिक्योर है, सेफ है, वही सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये दो तरीके के होता है, एक होता है एडजुडिकेटरी, एक होता है नॉन एडजुडिकेटरी। एडजुडिकेटरी मतलब जो बहुत ज्यादा कोर्ट जैसा होता है। अब हम कई सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे कि एडीआर जो होता है ना, किन किन चीजों के मतलब कितने अल्टरनेट तरीके हैं। जैसे एडीआर एडीआर बोल तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो अभी तो बस हम लोगों ने नाम देखे हैं, लेकिन ये होते भी कई तरीके के हैं, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। तो इनमें ना जो सबसे ज्यादा फॉर्मल है वो होता है आर्बिट्रेशन। मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे आपको आगे समझने में इजी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक से एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, इट्स आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट, तो आपकी काफी कंसेप्ट क्लैरिटी इसी वीडियो में हो जाए, दिस इज व्हाट आई वांट। तो आर्बिट्रेशन ना बहुत ज्यादा, जितने भी टेक्निक्स है ना एडीआर के, जितने भी मतलब एडीआर है, उनमें जो सबसे ज्यादा फॉर्मल तरीका है जो कि बहुत ज्यादा कोर्ट जैसा है वो है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन बहुत ज्यादा कोर्ट जैसा है। बाकी जो नॉन एजुकेटेड जो कि कंसेंशुअल रहता है, मतलब जहाँ पे पार्टीज खुद डिसाइड करती है या फिर पार्टीज को एड करने के लिए कोई तीसरा न्यूट्रल पर्सन आ जाता है, लोगों को मतलब समझौता करवाने में मदद करता है। तो कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये सारी चीज हो गई। आर्बिट्रेशन में समझौता नहीं होता है। अच्छा, आप जितने भी एडीआर पढ़ोगे ना कहीं सारे एडीआर में समझौता होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में समझौता नहीं होगा। आर्बिट्रेशन में आपको अवार्ड मिलेगा, इसमें जो मतलब आर्बिट्रेटर है आपको फैसला सुनाएगी। जो आर्बिट्रेशन में जज होता है उसे हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहली वीडियो है तो मैं चाहती इसी में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखेंगे हम लोग उसका इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो इसे हम लोग यूएन सिट्रल कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये इन लोगों ने क्या किया, मतलब जो यूएन सिट्रल है ये इंटरनेशनल लेवल पे है जो कि आर्बिट्रेशन की बात करता है। इधर इन लोगों ने एक मॉडल लॉ अडॉप्ट किया है और जनरल असेंबली ने जो भी इसके मेंबर नेशंस है उनको ये रिकमेंड किया है कि अपने मतलब जो भी उनका लॉ है, म्युनिसिपल लॉ मतलब जो उनकी कंट्री का जो भी लॉ है उसमें ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करें। तो हम भी इस चीज को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगह है जो हमारे मतलब हम पढ़ेंगे जो इंडिया में क्वालिफाइड लॉ है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है इस मॉडल लॉ से। देखेंगे अब लीगल प्रोविजंस के बारे में, मतलब ये जो एडीआर है क्या इसके बारे में किसी और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र है जो कि एडीआर को सपोर्ट करता हो, या फिर कोई और ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि एडीआर का सपोर्ट करता है, एडीआर के बारे में कुछ कहता है। तो सबसे पहले अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछी जाए तो आप कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 39A जो कि पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहता है कि जस्टिस प्रमोट करना और किसी भी पर्सन को जस्टिस सिर्फ और सिर्फ उनके इकोनॉमिक या फिर अदर डिसेबिलिटी की वजह से डिनाई नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अगर पार्टीज आर्बिट्रेशन करना चाहती है, आर्बिट्रेशन एक तरीका है एडीआर का, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ, तो अगर पार्टीज जो है आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं तो लोग को इसके लिए पहले आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वही वैलिड होना चाहिए, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी इसका मेंशन है। फिर सीपीसी में सेक्शन 89 में इसका मेंशन है, वो ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो मैटर है कोर्ट के बाहर सेटल हो सकता है तो वो आर्बिट्रेशन में, कंसिलिएशन में या फिर जुडिशियल सेटलमेंट जिसमें लोक अदालत या फिर मीडिएशन के लिए जो है मामला कोर्ट रिफर कर सकती है, कोई इस पे मनाही नहीं है। उसके बाद आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसके अंदर आप आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसिलिएशन के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसमें आप लोग लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस है, ये आपका आंसर और अच्छा बनाएंगे और आपकी और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करेंगे। अब ये कुछ तरीके हैं जिसे हम लोग टेक्निक्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि इतने तरीके के एडीआर है, वैसे इससे ज़्यादा भी होंगे, है ना, लेकिन ये कुछ है जिसे हमने लिख रखा है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, फास्ट ट्रैक। तो अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है ना, जो डिस्प्यूट होता है वो किसके पास जाता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, यहाँ पे अवार्ड देगा, समझौता नहीं कराएगा। आर्बिट्रेशन में समझौता नहीं होता है, वो क्या करेगा, अवार्ड देगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में, लेकिन बाद की वीडियोस होंगे उसमें हम लॉन्ग में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है किसके ऊपर है, एडीआर के ऊपर है, ना कि आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अवार्ड मिलेगा, उसके जो मतलब जितने भी ये एडीआर है ना उनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है हमारा आर्बिट्रेशन। ये पार्टीज कैसे, अगर आपको आर्बिट्रेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए आप किसी भी मतलब किसी भी कंपनी किसी भी पार्टी से डीलिंग कर रहे हो तो क्या करो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसी में आप अलग से आर्बिट्रेशन क्लॉज चलवा सकते हो। उस आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर आप लिखवा लो कि हमारे अंदर अगर अभी कोई प्रेजेंट डिस्प्यूट है फिर कोई भी फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटेंगे, हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई एक अलग मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अलग एग्रीमेंट बना लो कि कोई भी आपका डिस्प्यूट अराइज होगा या फिर कोई डिस्प्यूट है तो हम लोग आर्बिट्रेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन ये जो इसका जो ऑर्डर आता है वो बाइंडिंग है, तो ऐसे बाइंडिंग रहता है कि एज ए सिविल कोर्ट की डिक्री है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि फटाक से मतलब जो डिस्प्यूट है रिजोल्व हो जाए। 2015 में जब अमेंडमेंट आया तो उसके बाद से जो आर्बिट्रेटर है उनके पास 12 महीने का समय रहता है कि मतलब उसके अंदर उन्हें अपना जो है फैसला सुना देना है, तो वो ऑब्वियसली जल्दी से हो जाएगा, वरना कोर्ट में कितना टाइम लगेगा। पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टी को इसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस रहते हैं, वो मतलब प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसे बोलते हैं, फिर लैंग्वेज कौन सी होगी, कौन आर्बिट्रेटर होगा, पार्टी को मतलब बहुत ज्यादा से का मौका मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक वायबिलिटी, ऑब्वियसली इतना महंगा नहीं है कोर्ट जितना, पर इसके ऊपर ना बहुत लोग डाउट रेस करते हैं, कहते हैं कि ये बोला जाता है कि means I'm not giving any judgment, but what I have studied and what I have listened, okay, the professionals who are dealing in arbitration, they say that it's not that cheaper process the way it is mentioned and the way people say, in fact it is a costly process. Then another one is how many types are there, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिस्टिंक्शन किया है मैंने इस हिसाब से किया है कि आर्बिट्रेटर को कौन चुनता है। ठीक है, तो अगर पार्टीज आर्बिट्रेटर को चुनते हैं तो उसे बोलते हैं एडहॉक, लेकिन अगर पार्टीज किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूशन, ऐसे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन कराते हैं, तो उनके खुद के आर्बिट्रेटर रहते हैं, उनका खुद का रील डिसाइडेड रहता है, तो पार्टीज क्या करती है वो किसी इंस्टीट्यूशन के पास भी जा सकती हैं। और कोर्ट जितना फॉर्मल नहीं रहता, लेकिन सारे एरिया में सबसे ज़्यादा फॉर्मल जो रहता है वो आर्बिट्रेशन ही रहता है। लेस फॉर्मल होने की वजह यही है कि जो एविडेंस के लॉज हैं वो सारी चीज़ें उन्हें फॉलो नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन ये लोग नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से हर कोई बाउंड है, नेचुरल जस्टिस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। आर्बिट्रेशन के जो मैटर्स होते हैं ना जनरली इनमें अपील नहीं अलाउ करी जाती, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये तो मतलब हमारे राइट्स के अगेंस्ट अगर अपील नहीं अलाउ करी जा रही, पर मेरा मानना ये है कि अगर हम अपील अलाउ ही कर देंगे तो फिर कोर्ट का मतलब ही क्या बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके फेवर में फैसला नहीं है वो डेफिनेटली कोर्ट के पास जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील। और ये जो आर्बिट्रेशन में इतने इंपॉर्टेंट केसेस भी तो नहीं डिसाइड किए जा रहे, ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस डिसाइड करे जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, अपील के प्रोविजन होने चाहिए लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे। तो यहाँ पे अपील जनरली अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स है जहाँ पे अपील के प्रोविजन है। सपोज जो आर्बिट्रेटर है वही इम्पार्शियल है तो इस वजह से अलाउड है, या फिर जो पार्टीज है वो उनकी इनकेपेसिटी की वजह से, पार्टीज की कैसे इनकेपेसिटी हो सकती है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टीज को अपना जो मैटर है आर्बिट्रेशन को रिफर करना है तो उन लोगों को लिए इसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी अ माइनर, यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तो अगर मान लो पार्टीज ही मतलब पार्टीज की ही इस कैपेसिटी में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी काम का नहीं है। उसके बाद सपोज आर्बिट्रेशन क्लॉज है वही वैलिड नहीं है, वही इनवैलिड है, उसका मेरिट डिसाइड करने के लिए तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम अपील ले जा सकते हैं। अब जुडिशियल इंटरवेंशन की बात करते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन जो है कोर्ट बहुत कम इंटरफेयर करती है, वरना पॉइंट ही क्या है इसका बनाने का। इफ अगर मैं अपना काम किसी को दे रही हूँ करने के लिए या फिर मेरी जगह कोई काम कर रहा है, इफ आई एम रनिंग बिहाइंड दैट पर्सन ऑल द टाइम, देन व्हाट्स द नीड ऑफ गिविंग दैट वर्क, किसी और से काम कराने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे भी कोर्ट का भी यही सेवा है। तो कुछ केसेस है जहाँ पे, लेकिन हाँ सुपरवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कोई कंपनी ओन कर रहा है तो अगर अपने हर वर्कर को ऑल द टाइम देखा जाए, पूरे टाइम all the time running behind a single worker, will it make any sense? नहीं, but if that person is supervised worker, it will make sense. तो यहाँ पे भी ये देखते हैं कि अगर जो कोर्ट है, कोर्ट के पास मामला तभी जाएगा जब आर्बिट्रेशन क्लॉज लग रहा है कि वही सही नहीं है, उसी में कोई गड़बड़ है, तो भाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। या फिर जब कोर्ट को इंटरिम मेजर लेना है, इंटरिम मेजर मतलब अभी मैटर डिसाइड नहीं हुआ है आर्बिट्रेशन में, उससे पहले किसी तरीके का कोर्ट से ऑर्डर चाहिए। मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेकर है कोई मैटर, अब जो दूसरा इंसान उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा जब तक मामला आएगा, तो ऐसे में जो है हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं इंटरिम ऑर्डर के लिए। या फिर कोई माइनर है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना है, तो ऐसे में भी कोर्ट के पास जाया जा सकता है। फिर अगला है सपोज जो आर्बिट्रेटर है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या आर्बिट्रेटर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टीज आपस में कभी कभी डिसाइड कर लेती है कि अगर मतलब जो हमारा मैटर डिसाइड करेगा वो चेयरमैन होना चाहिए, मतलब या फिर उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं। वरना आर्बिट्रेटर बनने के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो मान लो पार्टीज ने किसी क्वालिफिकेशन पर अग्री किया हो और वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे में तो कोर्ट जाना बनता है। या फिर जो आर्बिट्रेटर है वो इम्पार्शियल है, पार्शियलिटी कर रहा है, तो ये ग्राउंड है अपील के। लाइक आई विल से आपको आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द वीडियो विच विल मेक योर बेस इज दिस वीडियो, सो प्लीज पे अटेंशन टू इट। अगला है हमारा कॉन्सिलिएशन, तो ये पार्ट 3 में दे रखा है एक्ट के। अब इसमें जो होता है ना, जैसे आर्बिट्रेशन में अवार्ड मिल रहा था, इसमें किसी तरीके का अवार्ड नहीं मिलेगा, इसमें समझौता होगा। इसमें एक कंसिलिएटर रहता है जो कि मतलब जो मैटर का आदमी नहीं रहता, मतलब उसका मैटर से कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान यहाँ पे कंसिलिएटर बनता है। वो क्या करेगा, दोनों पार्टीज को समझौते के मतलब तरीके बताएगा, आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज बताएगा दोनों पार्टीज को। अब इसके फायदे बहुत से, देखो एक तो जो कंसिलिएटर होगा इंडिपेंडेंट होगा, इम्पार्शियल एक्ट करेगा। उसके बाद ना पार्टीज के बीच का रिलेशन नहीं खराब होगा, क्योंकि कोर्ट में जाने से अक्सर ऐसा होता है कि पार्टीज के बीच का रिलेशन खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा तो पार्टीज का जो अच्छा रिलेशन है वो बना रहेगा। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आता है वो बाइंडिंग नहीं रहता है, अगर कंसिलिएटर ने फैसला सुना दिया तो बाइंडिंग नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा है क्या कि पार्टीज अगर चाहे तो आपस में बाइंडिंग कर सकती है? हाँ कर सकते हैं पार्टीज बाइंडिंग। पार्टीज क्या करेंगे, वही उसे साइन वाइन कर लेंगे, दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करेंगे, खुद पे बाइंडिंग कर लेंगे तो बाइंडिंग हो जाएगा, वरना वैसे तो कोई बाइंडिंग नहीं है। और बात करें इसके स्ट्रेंथ की, मतलब जो कंसिलिएटर है, कंसिलिएटर यहाँ पे कौन है? जज। जैसे आर्बिट्रेशन में कौन था? आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे जो कंसिलिएटर, यहाँ पे भी कंसिलिएटर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब जो कंसिलिएटर है ना वो इवन नंबर में भी हो सकता है, ऑड नंबर में भी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बात ऐसे क्यों कही है? क्या बाकी जो एडीआर है उसमें ऐसा है क्या कि इवन या ऑड नंबर? देखो, जो हमारा आर्बिट्रेशन है, ठीक है, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर रहने चाहिए। वजह ये है कि जो डिसीजन है उसमें समझौता थोड़ी है, उसमें तो ऑर्डर मिलेगा ना। तो वजह ये है कि जो है हंग डिसीजन ना आए, टाई ना हो जाए, तो इस वजह से ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर चाहिए। इसके अंदर तो इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हो जाएगा। मान लो दो पार्टीज है, दोनों पार्टी ने एक एक को चुन लिया, और फिर मान लो वो जो दोनों कंसिलिएटर चुने उन्होंने मिलकर एक और कंसिलिएटर को चुन लिया, जिसे प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर कहते हैं। सो दिस इज इट। मीडिएशन में क्या होता है? मीडिएशन में मीडिएटर होता है। मीडिएटर क्या करता है, जैसे कंसिलिएशन में कंसिलिएटर था ना, वो सेटलमेंट करवाता था, मीडिएटर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं करवाता है। मीडिएटर बताओ क्या करेगा? सेटलमेंट यहाँ पे पार्टीज ही करेंगी, मीडिएटर नहीं करेगा सेटलमेंट। पार्टीज जो है वो आपस में सेटलमेंट करेगी, मीडिएटर बस ये करेगा कि मदद करेगा कि हाँ ये तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो, रिकमेंड करेगा, काम को बस फैसिलिटेट कराएगा। तो एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करता है। ये यहाँ पे नहीं समझौता करवाता है, पार्टीज खुद कर रही है, बस ये उनकी मदद करेगा। ये भी एक न्यूट्रल पर्सन होता है। वही और वही प्रोसीजर वगैरह नहीं फॉलो करना है, जो भी एविडेंस वगैरह वाले हैं वो सब नहीं फॉलो करना, लेकिन नेशनल जस्टिस के साथ सबको कॉम्प्लाई करना होता है।
उसके बाद बाइंडिंग है या नहीं है, कंसिलिएशन जैसा सेम टू सेम है। और इसका यूज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है नेशनल, इंटरनेशनल, कमर्शियल सेक्टर में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लेता है, पैसे भी बचते हैं। नेगोशिएशन की बात करते हैं, इसमें कितनी भी नंबर ऑफ पार्टीज हो सकती है। जैसे आपने अब तक आर्बिट्रेशन पढ़ा, मीडिएशन, इन सब में क्या देखा कि आपने 2 ही पार्टीज रहती है, इसमें बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं। 5-10 पार्टीज इकट्ठे मिलकर इसमें मैटर को डिसाइड करते हैं, खुद ही डिसाइड करती है, नहीं कि कोई मतलब तीसरा थर्ड पार्टी है जो किनकी मदद कर रहा है। जैसे कंसिलिएशन, मीडिएशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब बाकी सबके कंपेरिजन, क्योंकि इसमें कोई तीसरा पार्टी तो है नहीं ना, पार्टीज ही आपस में। उसके बाद लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। अब उस 5-10 पार्टी में आप कैसे मान सकते हो कि सारे के सारे इक्वल पोजीशन पे है? ऐसा हो सकता है कि कोई कमजोर पोजीशन पे हो, उसके लिए बहुत डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक बात के फेवर में 3 पार्टीज जा रही हैं, मान लो 5 पार्टीज है, 3 पार्टीज किसी एक बात के फेवर में जा रही है, अब चाहे 2 पार्टी वीक है तभी कुछ लिए उनकी बात कौन ही सुनेगा। फिर इसके बाद है, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं ना जो कि नेगोशिएशन के थ्रू डिसाइड नहीं हो सकते हैं। लोक अदालत, इसको हम लोग पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एकदम एक इनफॉर्मल सेटिंग होती है। ठीक है, कई तरीके की लोक अदालत होता है, अगेन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही होता है कि नेगोशिएशन होता है एक तरीके से, कुछ भी होता है इसके बाद नेगोशिएशन भी हो सकता है ना, अवार्ड भी दे सकते हैं, मतलब जैसा सही लगता है जो लोक अदालत में जो पेनल के लोग हैं उनको जैसा सही लगता है उस तरीके की चीजें, मतलब जो भी सही रहता है एप्ट रहता है सिचुएशन के हिसाब से। और जुडिशियल ऑफिसर के प्रेजेंस में ये सारी चीजें होती हैं। और इधर जो प्रोसीजर टेक्निकलिटीज उस पर तो ध्यान नहीं देते, फालतू को उस पर एम्फेसिस नहीं देते हैं। और सिलेक्शन कौन करते हैं, क्या कोर्ट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके मेंबर्स यूजली रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे, जज होंगे, सीनियर एडवोकेट्स होंगे, यहाँ तक कि नॉन लॉयर मेंबर्स भी हो सकते हैं। लोक अदालत की प्रोसीडिंग होती है ना, उसे हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसे ही मानते हैं। तो उनके पास जो पावर सिविल कोर्ट के पास है सीपीसी के अंडर, सेम पावर लोक अदालत के पास होती है। और ये बाइंडिंग ऐसे होता है जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री है। इसके जो भी मैटर्स हैं, मतलब क्या क्या मैटर्स डिसाइड करता है, तो इसमें अलग अलग लोक अदालत है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम लोक अदालत, पेंशन लोक अदालत, पोस्टल सर्विसेज लोक अदालत, इलेक्ट्रिसिटी लोक अदालत, वुमेन्स लोक अदालत। और जो इसने फैसला सुना दिया है उसके आगे किसी भी अपील की बातचीत है ही नहीं। So this is the last technique, okay, last type of a area which we are studying in this video. तो इसमें क्या होता है जुडिशियल सेटलमेंट में, जो ट्रायल जज रहता है उसके अलावा कोई और जज रहेगा, वो क्या करेगा, मतलब मीडिएशन करवाने की कोशिश करेगा पार्टीज के बीच में। पहले तो क्या करेगा, हर एक पार्टी के साथ एक अलग अलग मतलब सेशन रखेगा, दोनों पार्टी के साथ अलग अलग मिलेगा, फिर देखेगा कि आखिर में मामला है क्या, है ना। फिर मतलब इन लोग को मतलब देखेगा क्या क्या मेथड सजेस्ट किए जाते हैं। फिर फाइनली वो क्या करेगा, जॉइंट सिटिंग करेगा दोनों पार्टी के साथ, फिर दोनों पार्टीज को मेथड सजेस्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल सेटलमेंट। अब एडीआर का एडवांटेज क्या क्या है, तो वही, एक तो पार्टीज के बीच में जो है मतलब एनिमिटी नहीं आती, अच्छे रिलेशन बने रहते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है। उसके बाद बहुत टैक्सेस में डिसीजन मिल जाएगा, पैसे कम लगते हैं। उसके बाद जैसे लीगल रिकग्निशन भी मिल रखा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज्ड है, यूएन सेक्टर की, जैसे मैंने आपको बात बताई थी। उसके बाद ये जो रहता है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है, मतलब क्या होता है कि जैसे बाकी जो कोर्ट में जो केसेस डिसाइड होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिश होते हैं, पर ये पार्टीज को पता रहता है। और जो भी अगर आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेटर को पता होगा, कंसिलिएशन कंसिलिएटर को, तो कॉन्फिडेंशियल रहता है। और सर काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब पार्टीज अपना प्रोसीजर डिसाइड कर सकते हैं। लोगों को वैसे तो कोई कोर्ट के फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करनी है नहीं, तो जो प्रोसीजर है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एडवांटेजेस के साथ ही नहीं है एडीआर, काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है। एक तो अपील के प्रोविजंस इतने कम है, मतलब अपील इसमें बड़ा मुश्किल बात है, पर मैंने आपको बताया बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स पे। और मैंने बताया एक्सपेंसिव है क्यों, अगर मान लो बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स हैं, मतलब अगर आर्बिट्रेटर ज़्यादा है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, अगर मान लो जितने लोग होंगे उतनी उतनी राय है ना, जितनी उतनी बात है। और उसके बाद फिर डिस्क्रिशन, अब भाई अपनी मन मर्जी भी तो चला सकते हैं, जरूरी थोड़ी न्यूट्रल, ह्यूमन तो ह्यूमन ही रहता है ना एट द एंड, कितना ही मतलब इम्पार्शियल रहेगा। और उसका इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता, डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा मैटर, कोई विटनेस नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, क्योंकि लोगों का कोई फिक्स प्रोसीजर तो नहीं है, फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है जो फॉलो करना है, तो कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है। उसके बाद ये जो है अगर ये पब्लिक नहीं है ना, तो आप सोचोगे पब्लिक नहीं है ये तो एडवांटेजेस नहीं, एक पार्टी के लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है। ठीक है, मानो जिसके फेवर में जजमेंट आया है उसके लिए तो डिसएडवांटेजेस होगा ना। सपोज क्या कहते हैं कि सपोज कोई मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैगी के लिए इतने सारे एलिगेशंस आ रहे थे, अगर मैगी की मतलब जितने भी एलिगेशंस के ऊपर से हटे, अगर वो एडवर्टाइज नहीं कर पाते, सब चीजें पब्लिश नहीं होती, तो लोगों के दिमाग में वही परसेप्शन बन जाता, फिर ये मैगी के लिए कितना सारा डिसएडवांटेजेस रहता, राइट।
तो इस वजह से एक पार्टी के अंदर नुकसान है अगर ये जो बातें हैं वो मतलब जो भी फैसला है वो पब्लिश नहीं होता। तो कुछ केस लॉज देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। तो पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनु भाई बागाजी। इस केस में ये बोला गया कि हर एक इंसान के पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 कि उसे फ्री लीगल एड मिले और स्पीडी जस्टिस मिले, तो जो कि स्टेट कर रही है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से। केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें ये बोला कि आर्टिकल 39A जो है वो इस चीज़ की बात करता है कि हर एक इंसान को इक्वल जस्टिस मिले और फ्री लीगल एड मिले, सबको एक्सपीडिशियसली जस्टिस मिले, और इंसान की किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, चाहे वो डिसेबिलिटी इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल डिसेबिलिटी हो, उस रीज़न की वजह से किसी भी पर्सन को जस्टिस ना डिनाई किया जाए। तो एरिया देखा जाए तो जैसे लोक अदालत है ना, हर इंसान को जस्टिस मिलता है, इनफैक्ट वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और जल्द से जल्द जो मैटर इसके अंदर सुन लिया जाता है, और जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता यहाँ पे किसी पर्सन को जो है जस्टिस मिलेगा, तो कोई भी डिसेबिलिटी जो है बाधा नहीं बनेगी किसी भी इंसान को जस्टिस मिलने से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।